करणवीर के कहने पे होटल आईटी शेराटन का मैनेजर रजत और करणवीर का साला रणजीत अपने अपने दिए हुए काम को अंजाम देने निकल पड़े। हालांकि करण को रणजीत पे ज्यादा भरोसा था नहीं, लेकिन वो उसे एक चांस देने के लिए रेडी था। वैसे भी इस वक्त उसे किसी और चिंता ने घेरा हुआ था। एक राज था जो उसकी ऑफिस के ड्रॉर में इंजेक्शन के रूप में छिपा बैठा था। किसी अजीब बीमारी को रोकने के लिए करण ने अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया, अपने राइट हैंड में इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर तक दर्द से तड़पने के बाद वो दोबारा अपनी डेस्क पे बैठ के ऐसे काम करने लगा जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके दाहिने हाथ पे पड़ा अजीब सा नीला निशान इंजेक्शन लगते ही काफी हद तक सिमट चुका था और फिलहाल करण की फुल स्लीव शर्ट के नीचे छिप चुका था। दूसरी ओर जैसे ही रिया के होटल मिडनाइट का डिलीवरी कंटेनर निकला, रणजीत ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। रणजीत उस गाड़ी का पीछा करते हुए शहर से बाहर निकलकर कूड़े के पहाड़ की ओर मुड़ गया। रणजीत को लगा कि शायद ये कोई चाल है, इसलिए वो पीछा करता ही रहा और वो कंटेनर जाकर एक कूड़े के पहाड़ के पास रुका। उसमें से एक आदमी ने उतरकर कंटेनर का दरवाजा खोला और ड्राइवर ने कूड़ा गिराना शुरू कर दिया। कूड़ा देखते ही रणजीत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो समझ गया कि अगर ये बात उसके जीजा जी को पता चली तो बहुत लानत होगी, इसलिए वो अपने साथ गए आदमियों को समझाते हुए बोला, देखो भाई, इसके बारे में किसी से जिक्र ना करना, वरना बहुत बेइज्जती होगी। मुंह बंद रखने की मैं खुद तुम लोगों को शाम को पार्टी दूंगा। उसके ऐसे बोलने पर उसके साथ गए आदमी उसकी बात पे राजी तो हो गए, लेकिन वो मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंस भी रहे थे। इधर वो गाड़ी जिसे असल में सिद्धार्थ के यहाँ से सामान लाना था, वो उसके घर के लिए निकल चुकी थी। उसके दरवाजे पे रुकते ही उसमें से अमन के दो आदमी उतरे। कई दिनों से सिद्धार्थ के घर पर नजर गड़ाए बैठे प्रभुनाथ ने जब देखा कि आज फिर कोई सामान लेने आया है, तो वो दौड़कर अमन के आदमियों के पास पहुंचा और एक ही सांस में बोलना शुरू कर दिया, भाई साहब, मेरे पास इस गांव में सबसे ज्यादा खेत है और मैं भी इन्हीं की सब्जियों की खेती करता हूँ जो कि आप इन्हें लेने आए हो। इन्होंने जो भाव लगाया है मैं उसे सस्ती दे दूंगा। कहते हुए प्रभुनाथ बिना उनकी बात सुने अपनी तारीफ करता जा रहा था, लेकिन उन आदमियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो वहां से सीधे सिद्धार्थ के घर की ओर निकल गए। वहां जाकर उसके द्वारा पहले से ही पैक रखी सब्जियों और फलों को गाड़ी में रखा और वहां से चले गए। जब प्रभुनाथ ने ये देखा कि वो आदमी उसकी पूरी बात बिना सुने ही चले गए, तो उसके मन में एक विचार कौंधा और वो सिद्धार्थ से जाके बोला, सिद्धार्थ, बेटा सिद्धार्थ, थोड़ा सुनो तो। हमेशा उखड़े हुए स्वर में बात करने वाले प्रभुनाथ को जब सिद्धार्थ ने मनुहार करते देखा तो वो समझ गया कि उसको उसकी कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी अपने आदत के अनुसार उसने विनम्रता पूर्वक जवाब देते हुए कहा, जी चाचा जी, बताइए। सिद्धार्थ बेटा, अगर इन लोगों से तुमने कोई सौदा तय कर रखा हो तो उसी में मेरे टमाटर भी निकलवा दे। बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, खरीदने की बात छोड़ो, उन्हें कोई देख भी नहीं रहा है। प्रभुनाथ सिद्धार्थ से निवेदन करते हुए बोला, ठीक है चाचा जी, जब ये अगली बार आएंगे तो मैं इनसे आपके लिए जरूर बात करूंगा। कहकर सिद्धार्थ ने चप्पल पहने और वहां से चला गया। अगले दिन होटल मिडनाइट में फिर पहले दिन वाला ही समा बंधा हुआ था। करणवीर ने जब ये दृश्य देखा तो उसने रणजीत को बुलाकर पूछा, पता किया कि कहां से ये सामान आता है इनका? करणवीर के इस सवाल पूछने पर पहले तो वो हड़बड़ा गया, लेकिन फिर बात संभालते हुए बोला, मैं इनके पीछे गया था जीजा जी, लेकिन वो गाड़ी जो इनका सामान लाने गई थी वो रास्ते में ही पंचर हो गई थी, तो मैं भी वहीं खड़ा रहा। गाड़ी कहीं गई ही नहीं थी। चाहो तो आप मेरे साथ जाने वालों से पूछ सकते हो। कहते हुए रणजीत के चेहरे से हवाइयां उड़ी जा रही थी। अगर गाड़ी गई ही नहीं थी तो फिर इनका सामान कैसे आया? या तो रणजीत ने ध्यान नहीं दिया या फिर ये झूठ बोल रहा है। करणवीर ने रणजीत की बात सुनने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहा और फिर रणजीत की ओर देखते हुए बोला, तुम कल जाकर शहर से बाहर जाने वाली रोड की तरफ बैठो और जो गाड़ी वहां से निकले उसका पीछा करो, देखो वो कहां जाती है। करणवीर की बात सुनने के बाद रणजीत खुश हो गया था। वो सोच रहा था कि शायद वो उन्हें उल्लू बनाने में कामयाब हो गया और हामी में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। रणजीत के जाने के बाद करणवीर ने रजत को फोन किया और अपने केबिन में आने को कहा। रजत के केबिन में पहुंचते ही करणवीर ने उससे सवाल करते हुए पूछा, मिला कोई ढंग का आदमी? अभी नहीं सर, लेकिन तलाश जारी है, रजत ने जवाब देते हुए कहा।
देखो, तुम किसी को भी अप्रोच करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस अप्रोच का कहीं खुलासा नहीं होना चाहिए। और हाँ, पैसे उसी आदमी पर खर्च करना जिसकी अंदर तक पहुंच हो। करणवीर रजत को समझाते हुए बोला। रजत ने हामी में सिर हिलाया और फिर करणवीर की केबिन से बाहर निकल गया। करणवीर ने उठकर दरवाजा बंद किया और अपना हाथ खोलकर उसमें फिर से वही इंजेक्शन लगाया और बिन पानी के मछली की तरह वो फिर से छटपटाने लगा। रणजीत रोड के किनारे गाड़ी लगाकर अपने आदमियों के साथ बैठा होटल मिडनाइट के गाड़ी का इंतजार कर रहा था और सड़क के किनारे पड़े पत्थरों को उठा उठाकर दूर फेंक रहा था। काफी देर तक जब उसे कोई गाड़ी आती नहीं दिखी तो वो लापरवाही से वहीं बैठ गया और ऊँघने लगा। थोड़ी देर के बाद उसके एक आदमी ने उसे जगाया। रणजीत बाबू, वो देखो, होटल का कंटेनर आ रहा है। उसके इस तरह जगाने से रणजीत उचक कर बैठ गया और जैसे ही कंटेनर ने उसकी गाड़ी को पार किया, उन लोगों ने तुरंत अपनी गाड़ी उस कंटेनर के पीछे लगा दी। कंटेनर सारे शहर को पार करके जंगलों के बीच दौड़ता हुआ जा रहा था। ड्राइवर के साथ उसका क्लीनर और वो दो आदमी थे जो सिद्धार्थ के यहाँ रोज सामान लेने जाते थे। ड्राइवर अपनी धुन में गाना बजाते हुए गाड़ी दौड़ाया जा रहा था। तभी उसने गाने की धुन तोड़ते हुए क्लीनर से कहा, तुमको पता है क्या बबुआ, जब ये गाना पहली बार बजा था हम नाचते नाचते नाले में गिर गए थे। क्लीनर उसकी हर बात पर हंस रहा था और वहां बैठे बाकी दो आदमी आपस में खींच रहे थे। उनमें से एक आदमी ने दूसरे की ओर देखते हुए कहा, इसलिए इसके साथ आने का मन नहीं करता। जब देखो तब ये अपनी कोई अलग ही कहानी सुनाने लगता है। पहले की बात सुनने के बाद दूसरे ने हामी में सिर हिलाया और बोला, इसके पास जितनी कहानियां होती हैं, ये पूरी किताब छपवा के इतना कमा ले कि फिर कभी गाड़ी न चलानी पड़े। गाने और बातचीत की आवाज के बीच अचानक से ड्राइवर की नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी और उसका ध्यान एक गाड़ी पर गया जो काफी देर से उसका पीछा कर रही थी। उसने गाने का वॉल्यूम कम करते हुए क्लीनर से कहा, बबुआ, ये वही गाड़ी है ना जो कल भी हमारा पीछा कर रही थी? क्लीनर ने अपने साइड मिरर में देखा और उसके बाद की पुष्टि करते हुए बोला, हाँ, ये वही गाड़ी है। क्लीनर के कंफर्म करने पर ड्राइवर गहरी चिंता में डूबते हुए बोला, जरूर ये राम खिलौना के आदमी होंगे। हम उसकी बिटिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिए थे, तब से वो हमको मारने को खोज रहा है, इसीलिए हम बिहार छोड़कर यहाँ चले आए, लेकिन लग रहा है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कहते हुए उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें छाना शुरू हो गई थी। कैसे प्रपोज किए थे आप उसको? उसकी बात सुनने के बाद क्लीनर ने चहकते हुए सवाल किया। टोपा हो का बे, इधर साला हमार जान पर बनी पड़ी है और तुमका हमार लव स्टोरी सुननी है। ड्राइवर ने क्लीनर को झड़कते हुए कहा। उसका चेहरा रुआंसा हो चला था और जिसे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वो अंदर तक डर चुका है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप गाने बजाने पर ध्यान छोड़कर गाड़ी तेज चलाओ। उनकी बात काटते हुए उनके पीछे बैठा हुआ एक आदमी बोला। उसको ड्राइवर की बातों से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था। उसकी बात सुनकर ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और फिर दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि शायद वो जान चुके थे कि पीछे गाड़ी में कौन है और इससे छुटकारा कैसे पाना है। गाड़ी सिद्धार्थ के घर के सामने रुकने के बजाय प्रभुनाथ के घर के सामने रुकी और जैसे ही प्रभुनाथ ने होटल का कंटेनर देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। दोनों आदमी कंटेनर से उतरे और ड्राइवर और क्लीनर को सख्त निर्देश देते हुए कहा, कुछ भी हो जाए गाड़ी में से उतरना नहीं है। दोनों आदमी गाड़ी से उतरने के बाद सीधे प्रभुनाथ से जाके मिले और उनमें से एक आदमी ने कहा, हम तुम्हारा सारा सामान खरीदना चाहते हैं, जल्दी से भाव बताओ। सामान खरीदने की बात सुनते ही प्रभुनाथ उछल पड़ा। अरे चलकर सामान तो देख लो हुजूर। प्रभुनाथ चापलूसी करते हुए बोला, नहीं, हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी ने प्रभुनाथ को देखते हुए टका सा जवाब दिया। अच्छा, सिद्धार्थ बेटे ने भेजा है क्या? प्रभुनाथ उनके वहां आने के पीछे के राज को जानने की कोशिश करते हुए बोला। हाँ हाँ, भाव बताओ जल्दी, बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। उस आदमी ने सख्ती और उतावलेपन के साथ प्रभुनाथ को देखते हुए कहा। उन आदमियों के इस तरह के उतावलेपन को देखकर प्रभुनाथ ने समझा कि आज उसकी लॉटरी लगने वाली है, इसलिए उसने बाजार भाव से 1.5 गुना ज्यादा मूल्य बताया और उन आदमियों ने तुरंत उसका सामान लेने के लिए हामी भर दी। उनमें से एक ने पैसे निकालने के लिए जेब टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन शायद उसके पास कोई पैसा नहीं था। भाई, शायद मैं पैसे लाना भूल गया।
पहले आदमी ने दूसरे से कहा, अरे ऐसे कैसे लापरवाह हो सकते हो? अगर मैडम को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। फिर उसने प्रभुनाथ की ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्या यहाँ कोई एटीएम है? हाँ है, लेकिन यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे है। प्रभुनाथ हाथों से इशारा करते हुए बताया। ठीक है, हम पैसे निकाल कर लाते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों आदमी कंटेनर में बैठे और फिर जिधर प्रभुनाथ ने बताया था उधर की ओर निकल गए। उनसे थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी करके छिपे रणजीत ने जब उनको जाते देखा तो वो भागकर प्रभुनाथ के पास जा पहुंचा। उसे लगा था कि उसने रिया के स्रोत को पकड़ लिया है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। उधर रिया के आदमी रणजीत को उल्लू बना चुके थे। इधर करणवीर अपने ऑफिस में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था और बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। ठक ठक। थोड़ी देर बाद उसके ऑफिस के दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक होने पर करणवीर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक सफेद लैब कोट में गले में स्टेथोस्कोप डाले डॉक्टर खड़ा हुआ था। करणवीर ने उसे अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद करके आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और डॉक्टर से सवाल करते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? करणवीर की आवाज में थोड़ा निवेदन झलक रहा था। हमारे लोग लगे हुए हैं करणवीर जी, लेकिन हम आपको फिर से सलाह दे रहे हैं कि आप इसे अपने स्तर पर पता लगवाइए, क्योंकि आपका खुफिया तंत्र काफी मजबूत है और आपके पास बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर ने करणवीर को सलाह देते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, अभी मैं अपने आदमियों को नहीं बोल सकता। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक आप खुद से पता लगाते रहिए। करणवीर ने दृढ़ता पूर्वक जवाब दिया, ठीक है, जैसा आप उचित समझे। डॉक्टर ने ये कहते हुए अपने बैग से 4 इंजेक्शन निकाले और करणवीर के सामने रखते हुए बोला, इसे समय से लेते रहना है आपको। अगर थोड़ा सा भी चूके तो नतीजा बहुत भयानक होगा। वो अपना बैग बंद करके जाने के लिए उठा ही था कि करण ने उसे रोका। कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसे अभी नहीं मिले थे। क्या थे वो सवाल जिनके जवाब ढूंढ रहा था करणवीर? और क्या है करणवीर के इंजेक्शन लेने के पीछे का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।